Hello everyone, good morning to all of you. Myself Dr. Mahesh Kumar Garg, Assistant Professor in Sociology from Government College Sapotra, BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों। कल हम संस्था की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने संस्था के अर्थ, परिभाषा एवं संस्था का उद्विकास किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन किया था। आज हम संस्था की विशेषताओं का चित्रण कर रहे हैं। प्रोफेसर गिलिन एवं गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशोलॉजी में संस्था की विशेषताओं का जिक्र किया है, जिनमें सबसे पहली विशेषता है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती है, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये ही कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 2 है नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों, लिखित व अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। नंबर 3 है अमूर्त प्रकृति। चूँकि संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं होकर नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, अतः इसे मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता। इसकी प्रकृति अमूर्त है और यह व्यक्तियों को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। नंबर 4 है अधिक स्थायित्व। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर देते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता। उदाहरण के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। नंबर 5 है एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। प्रत्येक संस्था के एक या कुछ सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं। उदाहरण के रूप में विभाग की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य है, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। नंबर 6 है सांस्कृतिक उपकरण। प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक एवं अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक तथा विचार, आदर्श मूल्य तथा कार्य प्रणाली आदि अभौतिक उपकरण है। हिंदू समाज में होम वेदी, मंडप, कलश, धूप, नववेद्य, चावल, जप तथा मंत्र आदि विवाह संस्था से संबंधित भौतिक एवं अभौतिक तत्व है। नंबर 7 है प्रतीक, सिंबल। प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है जो कि भौतिक अथवा अभौतिक हो सकता है। उदाहरण के रूप में क्रॉस चर्च का और ओम आर्य समाज का प्रतीक है। नंबर 8 परंपरा। प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती है जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये परंपराएं लोगों के व्यवहारों में अनुरूपता या समानता लाने में भी योग देती है। अब हम संस्था के महत्व, संस्था की उपयोगिता या संस्था के क्या प्रकार्य है या क्या कार्य है, इनका जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1 है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। प्रत्येक संस्था का विकास किसी न किसी मानवीय आवश्यकता को लेकर होता है। इसी कारण संस्थाओं को मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के साधन के रूप में देखा जाता है। शिक्षण संस्था, विवाह संस्था एवं परिवार नामक संस्थाएं मनुष्यों की कुछ प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों की तो ये मान्यता है कि संस्कृति के केवल वही तत्व अस्तित्व में रहते हैं जो किसी न किसी मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। जो तत्व मानव आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं वो धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर पहले पूंछ हुआ करती थी, लेकिन उस पूंछ की धीरे धीरे उपयोगिता खत्म हो गई तो वो पूंछ लुप्त हो गई। उसी तरह से संस्कृति में भी वही तत्व मौजूद होते हैं जिनकी उपयोगिता मानव समाज के लिए रहती है। इसलिए सभी संस्थाएं किसी न किसी मानव आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है। नंबर 2 है व्यक्तियों के कार्यों को सरल बनाती है। संस्था मानव व्यवहार के सभी आचरणों को एवं एक सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके यह स्पष्ट करती है कि व्यक्तियों को क्या करना है अथवा उनके कार्यों की दिशा क्या होनी चाहिए। इस प्रकार संस्था कार्य करने की एक निश्चित विधि या प्रणाली का निर्धारण कर देती है। नंबर 3 है व्यवहारों में अनुरूपता। संस्था से संबंधित एक निश्चित कार्य प्रणाली, कुछ नियम एवं परंपराएं होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्हीं का सहारा लेता है। जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक ही है। नंबर 4 है व्यवहारों पर नियंत्रण। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक संस्था व्यक्तियों के कार्य की दिशा अथवा व्यवहार का एक तरीका निश्चित कर उन्हें उसी के अनुरूप कार्य करने का आदेश देती है। परिवार और जाति नामक संस्थाएं हजारों वर्षों से अनेक रूपों में अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित कर रही है। नंबर 5 है संस्कृति की वाहक। संस्था संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। संस्थाओं के माध्यम से ही संस्कृति की रक्षा होती है, उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। परिवार संस्कृति के हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन है। नंबर 6 है स्थिति एवं कार्य का निर्धारण। संस्था व्यक्ति को स्थिति अथवा पद अथवा परिस्थिति प्रदान करने और उससे संबंधित कार्य अथवा भूमिका का निर्धारण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को पति की और एक स्त्री को पत्नी की परिस्थिति प्राप्त होती है तथा साथ ही इनसे संबंधित कार्य भी निर्धारित होते हैं। नंबर 7 है सामाजिक परिवर्तन में सहायक। संस्थाएं प्रकृति से ही रूढ़िवादी होती है और इनमें शीघ्रता से कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है, परंतु परिस्थितियों के बदले जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती है। समय के साथ साथ संस्थाओं के बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से हम संस्था क्या होती है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं और संस्था की उत्पत्ति या संस्था का उद्विकास मानव मस्तिष्क के विचार से किस प्रकार से संस्था के रूप में पहुंचता है, इसको हमने स्पष्ट किया। उसके बाद में संस्था की क्या विशेषताएं हैं या संस्था के क्या लक्षण हैं, इसको हमने स्पष्ट किया। और उसके बाद में संस्था के कार्य, संस्था की उपयोगिता अथवा संस्था की उपयोगिता को हमने, संस्था के महत्व को हमने स्पष्ट किया। तो इस तरह से हमें यह स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, इसलिए विभिन्न अवधारणाओं का अर्थ जन सामान्य में या आम बोलचाल की भाषा में जो अर्थ लगाया जाता है या दूसरे सामाजिक विज्ञानों में या दूसरे विषयों में जो अर्थ लगाया जाता है, उससे अलग हट करके समाजशास्त्र में उन शब्दों का अर्थ लगाया जाता है। संस्थाएं मानव समूह नहीं होती है, इसलिए मैकाइवर एवं पेज ने कहा है कि हम समूह के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं।
हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, समुदाय के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हम क्या है कि संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए संस्थाएं अमूर्त होती है। उसी तरह से समाज भी व्यक्तियों का समूह नहीं होकर के सामाजिक संबंधों का जाल होती है, इसलिए समाज भी अमूर्त है। बहुत बहुत धन्यवाद।